डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये बेसिक सा बिल आज बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस बिल में गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से कोई भी पर्सन और कंपनी बिना आपके परमिशन के आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट, स्टोर या प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। एक्सेप्ट इस बिल में गवर्नमेंट ने अपने आप को कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, पर कुछ लोग का कहना है कि गवर्नमेंट को क्यों छूट मिलनी चाहिए, और अपोजिशन का कहना है कि इस बिल से लोगों की राइट टू प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी। It's a bill which requires serious reconsideration by a joint parliamentary committee for the simple reason that it is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court in the Puttaswamy judgment. का कहना है कि इस बिल से सिटीजन की राइट टू फ्रीडम खतरे में आ सकती है, और देश के बिजनेसमैन टैक्स यूज का कहना है कि ये बिल लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को डिटेल में समझेंगे और इस बिल के राइट और अगेंस्ट दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बिल के प्रोन्स को समझते हैं और उसके बाद बिल के कॉन्स को भी समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बिल 33 पेज का है, पर हम इसको 6 प्रिंसिपल की हेल्प से समझेंगे। और अगर आपको इस बिल को डिटेल में स्टडी करना है तो मैं आपको इस बिल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला प्रिंसिपल इस बिल का है लीगैलिटी। तो चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मानिए आप किसी भी ऐप पर अपनी केवाईसी वेरीफाई करवा रहे हैं वीडियो कॉल के द्वारा, तो आप उस ऐप पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो वो ऐप आपके वेरिफिकेशन से पहले ईमेल या इन ऐप नोटिफिकेशन के द्वारा आपको डिटेल में इन्फॉर्म करेगा कि वो ये केवाईसी क्यों कर रहा है, इससे वो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और उसके पीछे का पर्पस क्या है। इस पर आपका ऑफिशियली कंसर्न चाहिए होगा, जिससे आपका डाटा एक्सेस करने का हक उनको मिल जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ दिस बिल इज लिमिटेशन और मिनिमाइजेशन। इसके अंदर मानिए कि आप किसी भी ऐप पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो ऐप आपके कॉन्टैक्ट डिटेल का एक्सेस मांगता है, जिसकी वजह से वो आपके सारे कॉन्टैक्ट देख सकता है। पर अब उसको खुद ही आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस लिमिट करना होगा, क्योंकि इससे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। और अब बिल का तीसरा प्रिंसिपल है एक्यूरेसी। लेट अज्यूम कि आपको अपनी कार सेल करनी है, तो आप किसी भी कार सेलिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं और फिर आपकी कार सेल हो गई और आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कंसर्न उस ऐप से वापस ले लिया। तो पहले वो ऐप आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने डेटा से डिलीट नहीं करता था, पर अब उनको आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर से डिलीट करना पड़ेगा। नाउ मूव ऑन फोर्थ प्रिंसिपल, रीजनेबल सेफगार्ड। लेट अज्यूम कि आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक में था, पर आपने अब उसको डीएक्टिवेट कर दिया है और आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन का कंसर्न भी वापस ले लिया है। पर इस केस में बैंक आपका कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं करेगा और उस बैंक को आपका पर्सनल डेटा 10 साल तक स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो पर्सन कोई स्कैम करता है तो उस बैंक से उसकी डिटेल मंगवा के उस पर्सन को पकड़ा जा सकता है। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी। इसको समझने के लिए एक टेलीकॉम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जिसने आपसे कॉलिंग के लिए आपके पर्सनल डेटा का कंसर्न लिया है, ताकि वो आपके मंथली बिल को आपके मेल पे सेंड कर सके। और इसके साथ लेट अज्यूम कि उस टेलीकॉम सर्विस ने बिल मेलिंग का काम एक डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को दे रखा है, जिसने डायरेक्टली आपसे कोई भी कंसर्न नहीं लिया है। तो ये वैसे तो लीगल है, लेकिन कल आप उस टेलीकॉम कंपनी का ऑफिशियली ऐप डाउनलोड करते हो और अपना बिल एक्सक्लूसिव आप उस ऐप से ही चाहते हैं, तो उस टेलीकॉम कंपनी और डाटा सर्विस प्रोवाइडर दोनों को मेल प्रोसेसिंग इमीडिएटली बंद करना होगा, क्योंकि अब आपके पर्सनल ईमेल का उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मानो उन्होंने ऐसा नहीं किया और डाटा सर्विस प्रोवाइडर ने वो डाटा किसी थर्ड पार्टी ऐप को बेच दिया या मिसयूज किया, तो इस केस में आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और इस टेलीकॉम कंपनी को लॉ न फॉलो करने पे बिल में क्लियर मेंशन है कि उस कंपनी पर 250 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकता है। नाउ मूव ऑन सिक्स्थ प्रिंसिपल, जिसका नाम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सपोज कि आपका कोई डेटा मिसयूज करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ करोगे? उसके लिए 3 लेवल हैं। डाटा से डील करने वाली हर एक कंपनी को अपने अंदर एक इंटरनल डिपार्टमेंट बनाना होगा
जिससे कांटेक्ट करके आप अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। लेवल 2, इस लॉ के अंदर एक डिस्प्यूट बोर्ड भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें IT, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ सबसे जुड़े एक्सपर्ट होंगे। और अगर आपका डिस्प्यूट कंपनी के लेवल पर सॉल्व नहीं होता है तो आप उस बोर्ड में अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। लेवल 3, अज्यूम कि उस बोर्ड ने अपना कोई डिसीजन बता दिया पर कोई भी पार्टी एग्री नहीं करती है उस डिसीजन से, तो वो पार्टी अपना केस अपीलेटिव ट्रिब्यूनल ले जा सकती है और इस ट्रिब्यूनल को कंपलसरी 6 मंथ के अंदर उस केस को सॉल्व करना होगा। तो अभी तक आप इस बिल के प्रोन समझ गए होंगे और अब हम इसके कॉन्स को समझेंगे। तो इस बिल पर अपोजिशन की कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। इनका पहला क्रिटिसिज्म है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा। उनके हिसाब से सरकार ने सभी पर डाटा कलेक्ट और प्रोसेस करने पर रोक लगा दी है, पर अपने पर क्यों नहीं लगाई। यानी गवर्नमेंट आपका डेटा कलेक्ट और स्टोर कर सकता है जिसे वो अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ कर सकता है। तो इससे देश का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में हो सकता है। First is excessive centralization of all the data. Everything will be controlled. It's a complete insult and hurting the spirit of the federal. We have to deal the federal structure of government. और जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों पर एक सर्विलेंस रख सकती है जो कि ऐसा पुत्तु स्वामी जजमेंट राइट टू पॉलिसी के खिलाफ है। और इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि हम ये बिल इसलिए लाए हैं कि लोगों की प्राइवेसी बढ़ाई जाए और उनके डेटा का कंट्रोल उनके हाथ में हो। और यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने ये भी कहा कि इस बिल को बनाते समय पुत्तु स्वामी जजमेंट का भी ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं अपोजिशन के दूसरे सबसे बड़े क्रिटिसिज्म की कि रूलिंग गवर्नमेंट ने इस बिल को एक्सपर्ट कमेटी के पास नहीं भेजा। I want this bill to be again sent to the standing committee. और कोई मेजर डिस्कशन ना हो इसलिए इस बिल को एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिस पर यूजुअली डिस्कशन नहीं होता है। और इस क्रिटिसिज्म पर गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था कि उनने ये बिल लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट पार्लियामेंट में पास किया है और फिर उन्होंने 48 एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, 39 मिनिस्ट्रीज और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद इस बिल को लाया है। और यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने अपोजिशन का ये भी डाउट क्लियर किया कि ये बिल एज अ मनी बिल नहीं, एज अ ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। जो प्रश्न उठाया कि क्या ये फाइनेंस बिल है, क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, मैं स्पष्ट तरीके से सदन के सामने आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ये एक जनरल बिल है, ये मनी बिल नहीं है। नाउ मूव ऑन अपोजिशन थर्ड क्रिटिसिज्म कि इस बिल के आने के बाद आम लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन डाइवर्ट हो जाएगी। Number one. Second, even right to information is diluted. Right, Manish? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट की अगेंस्ट कंप्लेन करता है तो वो आंसरेबल नहीं होगा। पर इस पर गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि इस बिल में सरकार भी इंक्लूडेड है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डाटा ब्लीच होता है तो इसमें आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन 4 ऐसे सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूडेड नहीं है। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी। सपोज कि कोई टेररिस्ट है तो उस केस में गवर्नमेंट उसका डेटा कलेक्ट और स्टोर कर सकती है। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर कि अगर कोई राइट्स होंगे तो वो प्री प्लान थे या नहीं, ये जानने के लिए गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट कर सकती है। नंबर 3, नेशनल डिजास्टर। सपोज कि अर्थक्वेक आया, उसमें कोई बिल्डिंग गिर गई तो उसमें कितने लोग थे इसको पता लगाने के लिए राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट यूज किए जाएंगे। नंबर 4, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल पर्पस कि देश के लोगों की स्टडी करके बेटर स्कीम को प्लान करने में डेटा का यूज करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार को एक्सेप्टेशन देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड को डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके कोई भी डाउट है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।